नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया ये पाठ है। इस वीडियो के अंदर हम संक्षिप्त रूप से लेखक का परिचय देंगे, साथ ही पाठ का सार बताएंगे और पाठ का वाचन करते हुए उसका अर्थ, भाव, व्याख्या और उसका विश्लेषण करेंगे। और इस पाठ के प्रश्न उत्तरों से संबंधित एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे। यदि आप कक्षा 10 की सभी वीडियो देखना चाहते हैं और हिंदी की अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा कर के वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले लेखक का परिचय। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। विद्यार्थियों, आपको बता दें कि सरस्वती पत्रिका जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादन में निकलनी शुरू हुई तो वो सरस्वती पत्रिका से हिंदी भाषा को संस्कारित करने का काम कर रहे थे, परिमार्जित करने का काम कर रहे थे। हिंदी भाषा जिस रूप में आज है उस रूप को तक लाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अलग अलग क्षेत्र विशेष के कारण हिंदी भाषा अलग अलग रूप में बोली, पढ़ी, लिखी जाती थी। उसका एक रूप करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। अनेक प्रतिभाओं के धनी थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसग रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, निबंध संग्रह। ये संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद, महिला उपयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्मिकी, दर्शन की, द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। अब हम इस पाठ, इस लेख के बारे में बात करते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। उसके अंदर क्या कहा है लेखक ने।
आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाना एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, किंतु यहां तक पहुंचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नव जागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलग जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातनपंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते हैं। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है। परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देना, यही महत्वपूर्ण बात है। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यानी कि जो अच्छा है उसको ग्रहण करना चाहिए, जो त्याज्य है उसे त्याग देना चाहिए, चाहे वो पुराना हो या कैसा भी हो। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है, अर्थात जैसी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा लिखी है उसी भाषा को प्रयुक्त करते हुए निबंध सामने। तो विद्यार्थियों, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन इस निबंध का हम वाचन करते हैं, साथ ही साथ जहाँ आवश्यकता लगेगी वहाँ इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्वान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके लिए गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। जैसा कि अभी बताया कि 1914 में ये लेख प्रकाशित हुआ था। आज 2022 से हम गुजर रहे हैं, अर्थात लगभग 100-125 साल के बाद हम आज देखते हैं इस लेख को पढ़ते हुए, तो ये बात आज भी किसी हद तक लागू होती है। प्रतिशत उसका कम है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में स्त्रियों को पढ़ाना उनके लिए गृह सुख के नाश का कारण समझना, ये वास्तव में बड़ी दयनीय और चिंता की विषय है। महिलाओं के प्रति ये सोच हमें बताती है कि हमारा विकास कितना हुआ है और कितना शेष है अभी। निश्चित रूप से हमें जागरूकता भी नहीं आई है, और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई हो, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हों, और जिनका पेशा कुशिक्षितों को शिक्षित करना, कुमार्गामियों को सुमार्गामी बनाना और अधार्मिकों को धर्मत्व समझाना है, उनकी दलीलें सुन लीजिए। यानी कि जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जो लोग सही मार्ग पर नहीं है, जो अधार्मिक हैं, वो यदि स्त्री शिक्षा के विरोध में बात करें तो समझ में आता है, लेकिन जो खुद शिक्षित हैं वो भी यदि गलत तरीके की दलीलें दें तो निश्चित रूप से लेखक को चिंता होती है, समाज को चिंता होती है, राष्ट्र को चिंता होती है। तो उनकी दलीलें हैं, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी, होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। अगला उनका कुतर्क है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी लिखी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। इस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। देखिए कैसे कैसे कुतर्क हैं। अगला है, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अनपढ़ों या अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। अर्थात इनको छोड़ देना चाहिए, इनके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कह रहे हैं इस तरह के अपढ़ लोग जब दलील देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ विशेष बातें लेखक कहना चाहते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत में बोल सकती थी।
संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। क्योंकि जो व्यक्ति जो भाषा नहीं बोल पा रहा है इसका मतलब वो अनपढ़ नहीं है, वो व्यक्ति वो भाषा नहीं जानता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी हम लोग चाइनीज़ नहीं जानते हैं मान लीजिए कुछ लोग, या कुछ जापानीज़ नहीं जानते हैं, जर्मन नहीं जानते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं या अपढ़ हैं। वो भाषा हम नहीं जानते, बाकी हम दूसरी भाषाएं जानते हैं। या कोई चाइनीज़ व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपढ़ है। कोई जर्मन व्यक्ति, कोई इटालियन व्यक्ति, कोई हिंदी नहीं जानता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ है। तो शिक्षा का दृष्टिकोण से इतना नहीं है किसी भाषा को नहीं जानना है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत वादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी, यानी कि वो ऋषियों की पत्नियां थी वो संस्कृत भाषा बोलती थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करें। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी, अर्थात बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, लिखने की भाषा संस्कृत थी। आज भी हम जो भाषा बोल रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये लिखने की भाषा है, बोलने की भाषा नहीं है। बोलचाल में तो हम अपना जो देहाती डायलेक्ट है, जो संवाद है, जो क्षेत्र विशेष का प्रभाव है, उस भाषा में हम घरों में बात करते हैं, अपने आसपास में बात करते हैं। तो बोलने की अलग है, लिखने की भाषा अलग है, तो उसमें प्राकृत थी। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्मापदेश देते। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और शिक्षित होने का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादन इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी, अर्थात इन भाषाओं में उस समय चर्चा होती थी, बातचीत होती थी। आज हिंदी, बांग्ला क्षेत्र विशेष की भाषाओं में होती है। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है, अर्थात गलत कुतर्क है ये। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी, सभी लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। सहज बात है, सामान्य सी बात है। हमारे घरों में आज भी हमारे जो दादा हैं, दादी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो या युवा लोग भी, बहुत सारे लोग भी स्कूलों में जिस तरह की भाषा हम पढ़ते पढ़ाते हैं, किताबों में जो भाषा आपके सामने इस पुस्तक में, इस पाठ में लिखी गई है, वो भाषा हम बोलचाल में प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो उस समय प्रचलन में बोलचाल में प्राकृत भाषा थी, तो सब लोग बोलते थे, न कि स्त्रियाँ बल्कि सभी लोग बोलते थे। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो, अर्थात दोनों तीनों बातें हो सकती है। ये तो तय बात है कि हमने पढ़ा है कि स्त्रियों को उस समय शिक्षा नहीं दी जाती थी, पढ़ाया कम जाता था, न के बराबर पढ़ाया जाता था। तो कोई जब उन्हें पढ़ा ही नहीं रहा है तो कैसे वो संस्कृत बोलेंगी। और पुराणों में, पुराने ग्रंथों में नियम ऐसे थे या नहीं, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, या नियम नष्ट कर दिए हों, ये भी हो सकता है। तो पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों ने
नामोल्लेख देकर भी कुछ लोग भारत का तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। यानी कि जो मूर्ख पंडित थे उन्होंने स्त्रियों को गंवार बताया, अपढ़ बताया, मूर्ख बताया, ये उनकी मूर्खता है। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी, अर्थात ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनकी कोई बात करने का औचित्य नहीं है। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं, सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावें और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं? शारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी, कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा, और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अर्थात बहुत सारे प्रतिबंध स्त्रियों के ऊपर थे, और प्राचीन समय में जो स्त्रियां थी उनके मुख से वेदों के मंत्रों के उच्चारण के प्रमाण भी मिलते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्त्रियां शिक्षित नहीं थी, स्त्रियां पढ़ती नहीं थी, बल्कि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था। उस समय सुविधाएं नहीं थी, भेद था, मन में काफ़ी हद तक विचारों में मतभेद था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी स्त्रियों को इस तरह से हे दृष्टि से देखना गलत रहा है। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छोड़ा दे। गजब! ये स्त्रियां हैं जिनका उदाहरण बाकायदे लेखक दे रहे हैं। ये प्रमाण है कि वो कैसे पांडित्य करती थी, कैसे ज्ञानी थी, पढ़ी लिखी थी। इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? ये सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। अर्थात कहीं ना कहीं ये भी कुछ कारण रहे स्त्रियों को अशिक्षित रखने का, कि वो पढ़ जाएंगी तो ज़्यादा ज्ञान उनको मिल जाएगा, तो वो तर्क करेंगी, अपनी बात रखेंगी, अपने अधिकारों को मनवाएंगी, अपने अस्तित्व की पहचान के लिए वो लड़ेंगी। तो पुरुष इससे कमज़ोर पड़ेगा तो उनको नहीं पढ़ने दिया जाए। तो ये दृष्टिकोण भी रहे हैं। न वे पढ़ती न ही वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ लेखक व्यंग कर रहे हैं कि भारतवर्ष का गौरव ऐसे नहीं बढ़ सकता, दोनों को समान शिक्षा देनी पड़ेगी, स्त्री के महत्व को समझना पड़ेगा, तभी उसका गौरव बढ़ सकता है। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। लेकिन आज भी स्थिति बड़ी ही दयनीय है, विकट की है कि लोग 100% लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, या पढ़ा रहे हैं तो आगे तक नहीं पढ़ा रहे हैं, उच्च शिक्षा तक नहीं पढ़ा रहे हैं, या उसमें भी भेदभाव है। लड़के को प्राइवेट स्कूल में भेज दिया, अच्छे स्कूल में भेज दिया, अच्छे कॉलेज में भेज दिया, लड़कियों को सामान्य कॉलेज में भेज दिया आसपास। हालांकि एक डर है माँ बाप के मन में, जो किसी हद तक ठीक भी है, कि आमतौर पर लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं 10वीं कक्षा के बाद, जब लड़की वयस्क होने लगती हैं, युवा होने लगती हैं, तो व्यभिचार का बड़ा खतरा बढ़ गया है। तो ये डर मन में कहीं ना कहीं सताता है, इसलिए कई बार अंकुश लगाना भी पड़ जाता है। लेकिन ये जो माहौल बना है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, हम दोषी हैं। तो उन्हें आगे बढ़ाकर उन्हें इतना सशक्त और मजबूत हम कर सकते हैं कि अपनी बात वो रख सकें और अपनी सुरक्षा वो कर सकें। इस समाज से यहाँ पर जो भ्रष्ट लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, उनसे मुकाबला कर सकें। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। आज हमें स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए, जो पहले रह चुकी होंगी, मान लीजिए स्त्रियां शिक्षित, लेकिन आज न रहें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियां अपढ़ थीं, अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का
53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें बात लिखी गई है और कोई अनपढ़ गंवार नहीं लिख सकता। पुराने ढंग के पक्के सनातनी धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटक की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन यानी कि प्राचीन समय की स्त्रियां अपढ़ होती थीं, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति इस तर्क को भी यदि खंडित करे कि नहीं, भागवत और पुराण में तो कल्पना की गई है कवियों ने, तो फिर नाटकों में क्या है। कालिदास बहुभूति के नाटक हैं जिसकी शकुंतला वगैरह का उदाहरण दिया जा रहा है, वो भी कल्पना ही है। यानी कि एक बात पर कहीं ना कहीं स्थिर रहना पड़ेगा। यदि कल्पना है तो सारी कल्पना है, यथार्थ है सारा तो वो भी यथार्थ है, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। अर्थात दोनों से ही नुकसान है। यदि पढ़ाने से नुकसान है तो बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितियों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। अर्थात स्त्रियां पढ़ लिख लेंगी तो वो भी यदि पुरुष की तरह ये सब व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अनाचार, अत्याचार करेंगी तो पुरुष क्या कर रहे हैं? पुरुष भी वही सब कर रहे हैं। तो दोनों को ही पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, शिक्षण संस्थाएं बंद कर देनी चाहिए। लेकिन ये सब बातें जो बेवकूफ़ लोग हैं, मंद बुद्धि के लोग हैं, वो करते हैं, ऐसी दलीलें देते हैं। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। अर्थात उन्होंने जो किया वो गलत था तो शकुंतला ने उसका विरोध किया, अच्छा किया। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में पूर्व वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है सुनिए। कालिदास ने ही लिखा है रघुवंश में, वाच्यस्त्वा मद्वचनात् स राजा वहनो विशुद्धमति यत् समक्षम माम लोकवाद श्रवणाद्हादसी श्रुत से तत्वे सदृश्यम कुलस्य। लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। राजा से कह देना, देखिए पति नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो पति एक स्त्री का दर्द समझता तो उसे वो पति को संबोधित करती, लेकिन ये आदेश राजा ने दिया है और राजा पुरुष है, वो सर्व सम्मुख है, सबके सामने है और सर्वज्ञाता है, सब जानता है। तो लक्ष्मण उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्या वाक्य सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या ये बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली बात है? अब देखिए, स्त्रियों के पक्ष में या स्त्रियों की सही बात को रखने वाला वही लेखक है। तो बात यहाँ पर सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है, कई बार नाटक के बहाव के कारण किसी विशेष पात्र को विशेष दिखाने के लिए भी कवि को, लेखक को ऐसी बातें लिखनी पड़ती है। लेकिन स्त्रियां शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, इस बात का ये प्रमाण है, विवेक है उनमें। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मा मनुना प्रणीत।
सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्यक्ता के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेव मनुर भर्जा भर्ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न ये पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। जब गलत होता है, क्रोध आता है तो उसका विरोध किया जाता है। अन्याय का विरोध करना अपढ़ होना, गंवार होना नहीं होता है। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। अपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से अनर्थ दुराचारों और पापाचारों के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं कौन अनर्थ कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास में अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। अर्थात उन्होंने पूरी तरह से इतिहास नहीं पढ़ा है, जानते नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं था। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। यानी कि आपको यदि ज्ञान नहीं है तो आप चुप रहो, सुनो, समझो, जानो, बेहतर तरीके से चीज़ें एकत्रित करके, रिसर्च करके फिर कहो। गलत बात कहना समाज की, व्यक्ति की, देश की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए। घर में या स्कूल में इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कीजिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। यानी कि आप संशोधन कर सकते हैं शिक्षा प्रणाली में। प्रणाली बुरी हो सकती है, उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन स्त्री को नहीं पढ़ाना चाहिए। शिक्षा आदमी को गलत संदेश देती है, उसे गलत मार्ग पर ले जाती है, अपराधी बनाती है। इस तरह के कुतर्क नहीं देने चाहिए, खासतौर से स्त्रियों को लेकर के। यदि उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है, उसे करना चाहिए और सही तरीके से उसका प्रयोग करते हुए समाज में जितने भी मनुष्य हैं सबको शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। यही पाठ समाप्त होता है, वीडियो संपन्न होती है। आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। और यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि जितने भी वीडियो हमारी बने वो सब आप देख सकें, आप तक पहुंच सकें। और यदि आपके मन में सवाल हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, या कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।